हम लोग वैदिक एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, जो हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति है, वो बहुत ही स्ट्रांग रही है और वो हम लोगों को एक दिशा निर्देश देती है कि हम अपना एजुकेशन किस तरीके से सेटअप करें। बहुत सारे वैल्यूज, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारे एजुकेशन के फीचर्स वो हमें एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम से मिलते हैं, जिन पे कि हमारा आज का एजुकेशन डिपेंड करता है। तो हम शुरू करते हैं वैदिक शिक्षा को। वैदिक शिक्षा का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, जैसा कि डिफाइंड है। ये लगभग आज से 4500 वर्ष पूर्व की बात है, जबकि वैदिक कालीन एजुकेशन का काल शुरू हुआ था। इस वैदिक एजुकेशन में जो शिक्षा थी उस पे सामान्यतः ब्राह्मणों का वर्चस्व था और जन सामान्य तक शिक्षा पूरी तरीके से संप्रेषित नहीं हो पाती थी। ऐसा उल्लेख मिलता है A.S. अल्टेकर जी की किताब में। आसन व्यवस्था पूरी तरीके से प्रचलित थी। आसन व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा। 4 आश्रम होते थे: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। सामान्यतः एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मानी जाती थी और उसे इन 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। जन्म से लेकर के 25 वर्ष की आयु जो थी वो ब्रह्मचर्य की होती थी, 25 से 50 वर्ष की आयु गृहस्थ आश्रम की मानी जाती थी, 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ की मानी जाती थी और 75 से 100 संन्यास आश्रम की। सारे आश्रमों के अलग अलग कार्य थे, के लक्षण थे, के बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस वैदिक काल में शिक्षा पर अधिकतर ब्राह्मणों का वर्चस्व था और जन सामान्य इससे परे था। शूद्रों के बारे में जैसा कि महाभारत में भी उल्लेख मिलता है, उनको शिक्षा से दूर रखा गया था। इस काल में शिक्षा का अर्थ क्या था? शिक्षा को विद्या, ज्ञान, बोध और विनय ये माना गया था। विद्या ददाति विनयम, विनयात यात पात्रताम, आपने सुना होगा। तो कहा जाता है कि शिक्षा वो है जो कि हमें विद्या के साथ साथ ज्ञान भी प्रदान करे और बोध भी हो और साथ साथ मनुष्य को विनयशील भी बनाए। अर्थात शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने की बात कही गई। कहा गया कि जैसे ही व्यक्ति जितना ज्यादा बुद्धिमान होता रहता है, उसमें उतना ही अधिक विनम्रता आनी चाहिए। इसके बाद शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श क्या थे? शिक्षा के उद्देश्य ये थे कि ज्ञान और अनुभव पर ज्यादा फोकस किया गया था। साथ ही साथ चित्त वृत्तियों के विरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध किया गया था। ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का समावेश ये शिक्षा के उद्देश्य थे। चरित्र निर्माण पर बहुत अधिक बल दिया गया था, क्योंकि कहा गया है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम आयाति याति च। हमारे सुभाषितान में भी कहा गया है कि वृत्त की, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है, लेकिन चरित्र अगर एक बार चला गया तो वो फिर दोबारा मिलता। इसलिए चरित्र निर्माण पर बहुत अधिक बल दिया गया था। व्यक्तित्व के विकास पर, जैसा मैंने कहा, टोटल आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट पर्सनैलिटी का, उस पर फोकस किया गया था।
नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश था। मतलब अकाउंटेबिलिटी थी, सोशल अकाउंटेबिलिटी, कि हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। वह कर्तव्य बोध और उसके प्रति उत्तरदायित्व की भावना के लिए शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। साथ ही राष्ट्र की संस्कृति के संरक्षण और प्रसार का भी उद्देश्य था कि शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमारी राष्ट्रीय संस्कृति, जिसको कि आज देश और विदेशों में भी जाना जाता है, उसका संरक्षण और प्रसार हो। और शायद ये एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित थे और उनके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो विभिन्न विद्वानों, महापुरुषों और शिक्षा शास्त्रियों द्वारा जो प्रयास किए गए, शायद उन्हीं का ये प्रतिफल है कि आज हम अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों के नाते पूरे दुनिया भर में अग्रणी माने जाते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था क्या थी? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था मूलतः गुरुकुलों में दी जाती थी। तब कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस तरीके के नहीं फॉर्म थे, कोई यूनिवर्सिटीज का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था, कोई तरीके के रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल कोई कॉलेजेस नहीं थे। मतलब कोई एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, कोई संगठनात्मक रूप में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था। तो शिक्षा क्या थी? वो गुरुकुलों में दी जाती थी। और जो प्राथमिक शिक्षा थी, शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक शिक्षा से होती थी, वो 5 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होती थी। जब कोई भी बालक सामान्यतः जब वो 5 वर्ष का हो जाता था तो 5 वर्ष की अवस्था में उसकी शिक्षा प्रारंभ होती थी, जो कि गुरुकुल में होती थी। उससे पहले वो अपने घर में जो भी पढ़ता था गार्जियंस के संरक्षण में, वो बात अलग है। लेकिन 5 वर्ष की अवस्था में उसका फॉर्मल एजुकेशन प्रारंभ होता था, औपचारिक शिक्षा उसकी प्रारंभ होती थी। और उसके प्रारंभ करने से पूर्व एक संस्कार कराया जाता था जो कि विद्यारंभ संस्कार के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसकी लिटरल मीनिंग आपको समझ में आ रही होगी, विद्यारंभ, विद्या का आरंभ, ऐसा संस्कार जिसके द्वारा विद्या शुरू की जाए, पढ़ाई शुरू की जाए, वह विद्यारंभ संस्कार कहलाता था। और वो 5 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में कराया जाता था। प्रायः शिक्षा सभी वर्णों के लिए थी, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस इतने ज्यादा नहीं थी, जागरूकता इतनी अधिक नहीं थी, इसलिए लगभग जो अच्छे परिवार से थे, राजप्रासादों में रहने वाले थे, महलों में रहने वाले थे, उन्हीं तक शिक्षा सुलभ हो पाती थी, जो कि फॉर्मल एजुकेशन के रूप में। इसमें क्या होता था? विद्यारंभ संस्कार में गुरु शिष्य को वैदिक मंत्रों का उच्चारण कराता था, उनको याद करके सिखाता था, और फिर उसके पश्चात पढ़ने लिखने का अभ्यास कराता था। और धीरे धीरे जब उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता था, भाषा का विकास पूरी तरीके से हो जाता था, तब उसको पूरा भाषा साहित्य और व्याकरण का ज्ञान कराया जाता था। पहले उसको अक्षर बोध को लिखना, पढ़ना, शब्द परिचय ये कराया जाता था। जब वो उसमें महारत हासिल कर लेता था, अभ्यस्त हो जाता था, तब उसके पश्चात उसको लिटरेचर, लैंग्वेज और फिर ग्रामर का ज्ञान कराया जाता था। उच्च शिक्षा वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के लिए थी। ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष की आयु, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष की आयु और वैश्य के लिए 12 वर्ष की आयु इसके लिए निर्धारित थी। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए ब्राह्मण को 8 वर्ष, क्षत्रिय को 11 वर्ष और वैश्य को 12 वर्ष में प्रवेश दिया जाता था गुरुकुलों में।
इसके अलावा साहित्य और धर्मशास्त्र की शिक्षा के लिए 10 वर्ष का समय निर्धारित था। साहित्य और धर्मशास्त्र सीखने के लिए 10 वर्ष का समय निर्धारित था। इसके अलावा एक वेद, जैसा कि आपको पता है 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो एक वेद की शिक्षा के लिए 12 वर्ष का समय निर्धारित था। पाठ्यक्रम क्या थे उस समय, किन किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी? 2 तरीके के पाठ्यक्रम थे, आध्यात्मिक और लौकिक, पराविद्या, अपराविद्या। आध्यात्मिक जो विषय थे उसमें वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, दर्शन, ये सब विषय थे। और जो लौकिक विषय थे उन विषयों में इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र और सामाजिक शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। व्याकरण के रूप में पाणिनि का अष्टाध्यायी सबको पता है, बहुत ही बृहद ग्रंथ है जिसमें कि व्याकरण का उल्लेख मिलता है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति थी उसका पाठ्यक्रम कितना ही बेजोड़ था। किस विधि से शिक्षण कराई जाती थी? क्योंकि मैंने पहले बताया कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई ऐसा क्लासरूम नहीं था, कोई ऐसे इस तरीके के टेक्स्ट नहीं थे। तो शिक्षण की विधि क्या थी? मौखिक विधि थी। सामान्यतः गुरु अपने शिष्यों को आश्रम में, कुटियों में, उसके सम्मुख एक जमीन पर बिठा करके और वहां पे वो मौखिक उनको शिक्षण करता था। जो मौखिक विधियां थी उनमें क्या थी? चिंतन, मनन, निधिध्यासन और स्वाध्याय। इन 4 चीजों पे फोकस किया जाता था। इसके अलावा विद्वानों की सभा में उपस्थित होकर प्रश्नों के उत्तर द्वारा ज्ञान का परीक्षण भी होता था, जिसे कि हम शास्त्रार्थ के रूप में जानते हैं। कई बार आपको पता होगा एंशिएंट सिस्टम में हमें कालिदास का उद्धरण मिलता है, विद्योत्तमा का उद्धरण मिलता है कि किस तरीके से विद्योत्तमा के प्रश्नों का उत्तर कालिदास ने विद्वत सभा में दिया था शास्त्रार्थ के माध्यम से। तो जब ज्ञान की परीक्षा होती थी ऊंचे स्तर पे, तो उस समय विद्वानों की एक भरी पूरी सभा होती थी और उस सभा में बैठे हुए विद्वान शिष्य से प्रश्न पूछते थे और उन प्रश्नों के उत्तर द्वारा शिष्य जब उनको संतुष्ट कर लेता था और वो आचार्य संतुष्ट हो जाते थे, तो ये माना जाता था कि उसके ज्ञान का परीक्षण हो गया। आज की तरह कोई फॉर्मल एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं था कि कोई परीक्षा आयोजित हो रही हो, उसके कुछ रिटन क्वेश्चन पेपर्स हो, आंसर शीट हो, इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी। और साथ ही कोई डिग्री नहीं दी जाती थी। अगर विद्वानों ने ओके कर दिया, विद्वानों ने कह दिया कि आप प्रवीण है इस ज्ञान में, तो ये माना जाता था कि उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट मिल गया कि वह उस एग्जाम को पास कर चुका। शिक्षण संस्थाएं, उस समय मैंने आपको बताया कि कोई फॉर्मल इस तरीके से एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। कुछ गुरुकुल होते थे, कुछ छोटे छोटे टोल, चरण, घट्टिका, परिषद, विद्यापीठ, मंदिर, आश्रम, मंदिरों से जो जुड़े हुए आवासीय व्यवस्था थी उस तरीके के उसमें महाविद्यालय होते थे। कुछ ब्राह्मणों जो कि चूंकि शिक्षा पर ब्राह्मणों का ही एक अधिकार था सामान्यतः, तो उन्होंने भी अपने आवासीय महाविद्यालय खोल रखे थे
और उसी तरीके का विश्वविद्यालय का उल्लेख मिलता है। हालांकि शिक्षा शास्त्र में इस तरीके का कहीं बृहद उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला जिस ऋषि के आश्रम में रहती थी वो ऋषि कण्व थे, और कण्व ऋषि का जो आश्रम था उनको उस आश्रम में कुलपति के नाम से संबोधित किया जाता था। कुलपति, जो कि आज हमारे वाइस चांसलर को जाना जाता है, यूनिवर्सिटीज में जो वाइस चांसलर्स होते हैं उनको कुलपति कहा जाता है। और कुलपति वो होता था जिसका कि संस्कृत में उल्लेख मिलता है, जिसमें या जो आचार्य 10,000 विद्यार्थियों के रहने की, खाने की और पढ़ने की व्यवस्था कर सकता था, वो कुलपति कहलाता था। और शाकुंतलम में शकुंतला के द्वारा, दुष्यंत के द्वारा, अनुसुईया के द्वारा, प्रियंवदा के द्वारा और सारंगराव के द्वारा यह वर्णन आया है कि कण्व ऋषि को कुलपति कहा गया। तो इसलिए यह कहना बहुत अधिक तर्कसंगत होगा कि उस समय भी आवासीय विश्वविद्यालय की व्यवस्था थी। अब यह बात अलग है कि अब हम कण्व ऋषि को या कालिदास को किस समय का मानते हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि इतिहास के द्वारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि उनके नवरत्नों में से एक थे कालिदास, तो भी अगर हम माने तो जो हमारा एंशिएंट एज हमने वैदिक काल का माना है 500 ईसा पूर्व तक, तो उस परिधि में वो आते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि शिक्षण संस्थाएं जो थी वहां कुछ इस तरीके की आवासीय शिक्षण व्यवस्थाएं होती थी। रघु और कौत्स का प्रसंग आता है, वर्तंतु ऋषि का। वो भी, कौत्स भी वर्तंत के यहां पढ़ते थे। तो इस तरीके के कई सारे प्रसंग मिलते हैं। रामचरितमानस में प्रसंग मिलते हैं इस तरीके के, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के। महाभारत में प्रसंग मिलते थे। तो आवासीय महाविद्यालय थे, आवासीय विश्वविद्यालय थे। इनमें अलग अलग विषयों की शिक्षा दी जाती थी। कहीं पे पुराण की दी जाती थी, कहीं पे दर्शन की दी जाती थी, कहीं पे साहित्य की दी जाती थी, कहीं पे व्याकरण की दी जाती थी, और कहीं कहीं सारे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इस तरीके का उल्लेख अनंत सदाशिव अल्टेकर, एएस अल्टेकर की एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम और आर.के. मुखर्जी की प्राचीन भारतीय शिक्षा में इसका उल्लेख मिलता है। जैसा मैंने कहा कि शिक्षण संस्था उसमें कुछ किसी एक फॉर्म में नहीं थी, कोई उसका स्ट्रक्चर नहीं था। सामान्यतः वृक्षों की छाया में गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देता था, लेकिन वर्षा ऋतु में भी शिक्षण कार्य होता था, और वो प्राय किसी पर्णकुटी या किसी ऐसे घने सघन वृक्ष के नीचे जहां पे की वर्षा बाधित न करे शिक्षा को, वहां पे शिक्षा दी जाती होगी। वीमेन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा का वैसे तो बहुत ज्यादा वो नहीं मिलता, क्योंकि शिक्षा की शुरुआत थी। अधिकतर जो गुरु होते थे उनको वो राजप्रसादों के कुलगुरु भी माने जाते थे, और राजप्रसादों के कुलगुरु को बहुत अत्यधिक महत्व प्राप्त था। राजा उनको अपने से श्रेष्ठ मानता था, उनके पास खुद आश्रम में जाता था और उनको बहुत ही ससम्मान उनके साथ आचरण करता था। तो स्त्रियों की शिक्षा का वर्णन तो मिलता है, लेकिन इनमें जिन विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है वो किसी न किसी ऋषि के आश्रम में या आवासीय विद्यालयों में या फिर कहीं कुछ ऋषियों के परिवारों के
महिलाओं का वर्णन मिलता है, जैसे अपाला, घोषा, मैत्रेयी, गार्गी, शकुंतला, विश्वरा और अनुसुईया। कुछ गिने चुने नाम मिलते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि स्त्री शिक्षा नहीं थी। स्त्रियों को भी शिक्षा प्रदान की जाती थी और सह शिक्षा की व्यवस्था थी। जैसे अगर हम देखें तो दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा, इन दोनों लोगों को गो सेवा करनी पड़ी थी पुत्र प्राप्ति हेतु, और गुरु के आश्रम में इनको सामान्य शिष्यों की भांति, जबकि दिलीप राजा थे, सामान्य शिष्यों की भांति इनको उसी पर्णकुटी में रहना पड़ा था और उसके साथ साथ उसी तरीके का शयन, उसी तरीके की व्यवस्थाएं में इनको वहां पे गो सेवा करनी पड़ी थी। और वो गो सेवा उनका भी एक तरीके का शिक्षण का ही प्रतिरूप माना जाता था, क्योंकि उसके द्वारा इनको कई तरीके की इनफॉर्मल एजुकेशन मिली थी। शकुंतला, अनुसुईया, जैसा मैंने कहा, सारंगरव, साराद्वत, जो कि ये कण्व ऋषि के शिष्य शिष्याएं थी, इनका उल्लेख मिलता है कि आश्रम में एक साथ रहते थे और आश्रम में एक साथ इनको शिक्षण प्रदान किया जाता था। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि सह शिक्षा प्रचलित थी। व्यवसायिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन इस तरीके के व्यवसायों की शिक्षा नहीं थी जैसा आज है। इस तरीके के डिसिप्लिन नहीं थे जैसा कि हमें आज देखने को मिलते हैं। उनमें सैनिक शिक्षा, ट्रेड एजुकेशन, वाणिज्य शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा की सामान्य जानकारी दी जाती थी। मैं इसलिए ये कह पा रहा हूं क्योंकि जैसा मैंने बताया कि प्राकृतिक जड़ी बूटियों के द्वारा उस समय जैसे सर्प के काटने पर उपचार किया जाता था, कट जाने पर कहीं इंगुदी का तेल लगाया जाता था, कहीं घाव हो गया तो उस पे इंगुदी के तेल का उल्लेख मिलता है। कालिदास के शाकुंतलम में भी मिलता है, रघुवंश में भी मिलता है। तो इस तरीके के उल्लेख मिलते हैं जो कि सामान्य शल्य चिकित्सा के उदाहरण है। सैनिक शिक्षा इसलिए कही जाती है क्योंकि महाभारत में आपको पूरी तरीके से पता है कितनी विशाल सेना थी और किस किस तरीके के अस्त्र शस्त्र थे। उन सब के एक बहुत अक्षौड़ी सेना थी कौरवों की, और अलग अलग विद्या में पारंगत सारे धनुर्धर थे, गदा वीर थे। तो सब सैनिक शिक्षा का इस तरीके से बड़ा बृहद उल्लेख मिलता है। शिक्षा की विशेषता जैसे मैंने बताई कि 5 वर्ष की आयु में उनको अक्षर ज्ञान दिया जाता था, देवताओं की स्तुति कराई जाती थी और देवताओं की स्तुति के उपरांत फिर उन्हें शिक्षण कार्य में लगाया जाता था। उपनयन संस्कार कराया जाता था जो कि एक वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। उपनयन 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और नयन, मतलब गुरु के समीप ले जाना। उप मतलब समीप, नयन मतलब ले जाना। ये पूरी शिक्षा जब गुरुकुल में प्रारंभ होती थी तो उस समय ये उपनयन संस्कार कराया जाता था। बालक का, चाहे वो सामान्य घर का हो चाहे वो राजप्रसादों का रहने वाला हो, वह जब गुरुकुल में जाता था तब वो अपने गृह का त्याग करता था और उसके बाद वह गुरुकुल का एक अंग माना जाता था और उस गुरुकुल में गुरु के समक्ष पहुंचने पर उसे गुरु के संरक्षण में गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया जाता था और वहीं से शिक्षा प्रारंभ होती थी। इस पूरी प्रक्रिया को उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे 16 महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण संस्कार और माना जाता है, समावर्तन संस्कार, जो कि वैदिक शिक्षा की समाप्ति पर की जाती थी। जब गुरुकुल में शिष्य बालक अपनी वैदिक शिक्षा पूर्ण कर लेता था, तब जब वह उसके पश्चात अपने घर वापस लौटता था, तब उसे जब वहां से लाया जाता था तो उसे समावर्तन संस्कार कहा जाता था। उसकी शिक्षा की समाप्ति होती थी।
से समापवर्तन संस्कार कहलाता था और यह 25 वर्ष की आयु में होता था। मतलब आप ये देखें कि विद्यारंभ संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था और समापवर्तन संस्कार 25 वर्ष की आयु में होता था। तो लगभग 20 वर्ष गुरु के समीप या गुरु के संरक्षण में शिष्य रहता था। वहीं पर वह अनेक तरह की विद्याओं को, सामाजिक शिक्षाओं को ग्रहण करता था और उसके पश्चात जब वो उसमें प्रवीण होता था तब अपने घर को वापस आता था। और ब्रह्मचर्य आश्रम में जैसा कि आपको पता है कि जन्म से 25 वर्ष की आयु निर्धारित है। तो ये जो काल है जिसमें कि वह गुरु के समीप रहता है, उसका विद्यारंभ संस्कार और समापवर्तन संस्कार, ये दोनों ब्रह्मचर्य आश्रम के पार्ट। गुरुकुल प्रणाली क्या थी? गुरुकुल कहां होते थे, किस तरीके का परिवेश होता था? गुरुकुल प्रायः जो शहरों की कोलाहल से दूर, बहुत ज्यादा शहर तो उस समय थे नहीं, लेकिन फिर भी घनी बस्तियों से दूर, गांव में या किसी नदी के निकट सामान्यतः गुरुकुल होते थे। आप आज भी देखते होंगे, जो पुराने हमारे अगर ऐतिहासिक अवलोकन करें, आर्कियोलॉजी को देखें, तो जो भी आश्रम हमें मिलते हैं वह हमें नदियों के निकट मिलते हैं और कहीं दूर मिलते हैं, निर्जन स्थान पे, जहां की शांत वातावरण हो, कोलाहल न हो किसी तरीके का, और परिवेश सुरम्य हो। लगभग सुरम्य वातावरण में रहते छात्र, किसी तरीके का कोई व्यवधान नहीं होता था। नदी का निकट शायद इसलिए रहा होगा क्योंकि कोई फॉर्मल इस तरीके का था नहीं, तो पीने का पानी, नहाना, शौच आदि सारी क्रियाएं नदियों के जल से होती थी। इसलिए नदी के निकट गुरु का आश्रम होता था। छात्रों का जो निवास होता था वो गुरु के घर होता था, इसलिए आवासीय माना जाता था। वैदिक शिक्षा 5 साल में, मैंने कहा 5 साल में विद्यारंभ संस्कार होता था और वैदिक शिक्षा जो दी जाती थी वो 8 से 12 वर्ष तक वो वहां ग्रहण करता था। अध्ययन अवधि जैसे माना गया कि एक वेद के लिए 12 वर्ष। अगर एक वेद, आपको एक वेद का ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको 12 वर्ष का समय देना होता था। और अगर आप चारों वेद की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो क्रमशः 12 वर्ष, 24 वर्ष, 36 वर्ष और 48 वर्ष उसके लिए आपको देने होते थे। प्रायः जो शिक्षण सत्र की शुरुआत होती थी, जैसे हमारे आज महाविद्यालय में जुलाई से शुरुआत होती है और मार्च में परीक्षा की शुरुआत से पूर्व शिक्षण का हमारा सत्र समाप्त हो जाता है, उसके बाद परीक्षाएं शुरू होती हैं। तो यहाँ पे वैदिक काल में जो शिक्षण का सत्र था वो श्रावण मास की, सावन का जो महीना होता है उसकी पूर्णिमा को प्रारंभ होता था। उस समय कक्षाएं शुरू होती थी और पौष मास की पूर्णिमा को कक्षाएं समाप्त होती थी। और प्रत्येक सप्ताह में एक दिन का अवकाश होता था, जो कि आजकल भी होता है, रविवार को अवकाश होता है। शिक्षा प्राय निःशुल्क थी। कहीं भी किसी तरीके का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि छात्रों से किसी भी तरीके का कोई शुल्क लिया जाता हो। और शिक्षा समाप्ति पर गुरु दक्षिणा दी जाती थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। गुरु दक्षिणा के बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं। एकलव्य का मिलता है, द्रोणाचार्य और एकलव्य का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मैंने कहा एक बहुत ही रोचक उदाहरण है वो जो कि रघुवंश में मिलता है, वर्तंतु ऋषि का और कौत्स का, कि किस तरीके से कौत्स ने जब बार बार जब शिक्षा की समाप्ति हो गई, उसकी समावर्तन संस्कार हो गया उसका, तो उसने अपने गुरु से कहा, गुरु जी कुछ हमें गुरु दक्षिणा देनी, आप कहिए हम क्या दें। तो गुरु भी कहता नहीं कोई बात नहीं, लेकिन बार बार आग्रह करने पर गुरु ने उनसे कहा कि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मुझे चाहिए। और शिष्य भी देखिए, शिष्य भी राजा के रघु के समीप पहुंचता है और अपनी बात रखती है।
जब उसने अपनी बात रख दी तो रघु ने भी देखा तो उस समय उनका खाली था खजाना। लेकिन अब शिष्य ने चूंकि अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी थी और एक राजा का ये धर्म था कि अपने प्रजा के लिए सब कुछ करे, तो रघु ने कुबेर पर आक्रमण किया था और कुबेर पर आक्रमण करके उन्होंने पूरा उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन एक रोचक बात यह भी आती है कि चाहते तो रघु पूरा कुबेर का पूरा साम्राज्य ले लेते, लेकिन उन्होंने भी केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ही ली जो कि कौत्स को चाहिए था, और कौत्स ने भी सिर्फ उतनी ही ली जितनी कि अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी थी। तो ये बहुत ही रोचक, अब इसमें देखिए आप मानवीय मूल्यों की कितनी प्रधानता है, कितनी गहनता है कि राजा भी खुद उस समय भिखारी था, उसके हाथ में उस समय पात्र थे, वो खुद मांगने के लिए आतुर था, और ऐसे समय पर उसकी परीक्षा होती है और वो अपने तेज से उस कुबेर पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के पश्चात भी उसकी मानवता देखिए, उसके मानवीय गुण देखिए कि उतने ही स्वर्ण मुद्राएं लेता है जितनी कि उसको याचक को देनी होती थी। तो बहुत ही समृद्ध हमारा कल्चरल विरासत हमारी रही है, सांस्कृतिक विरासत रही है, क्योंकि हमारी थाती कही जाती है और इसीलिए शायद हम दुनिया में जाने जाते हैं। तो गुरु दक्षिणा का इस तरीके से प्रसंग मिलता है, और गुरु दक्षिणा प्रायः देते थे शिष्य, चाहे निर्धन छात्र हो, गरीब हो, सामान्य छात्र हो, राज प्रसादों में रहने वाला हो, राजा का बेटा हो, किसी मंत्री का बेटा हो, सब गुरु दक्षिणा देते थे। जिसको जो भी उसकी इच्छा हो वो गुरु दक्षिणा देता था, उसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। उसमें उल्लेख मिलता है कि धन दिया जाता था, भूमि दी जाती थी, कुछ पशु वगैरह दे दिए जाते थे, और अन्न आदि भी देने की व्यवस्था थी। शिक्षा पे अब यहाँ ये उल्लेख मिलता है कि शिक्षा निःशुल्क थी। तो शुल्क कहां से आता था? तो उस पे पूरा उस जिस भी राजा के परिधि में आश्रम होते थे, वह राजा अग्रहार के रूप में उन आश्रमों को कुछ भूमि दान में देता था, और उस भूमि पे ये छात्र जो आश्रमों में रहते थे वह उस पे कृषि कार्य करते थे, कुछ वो पशु रखते थे, उनसे दूध आदि की, घी घृत वगैरह की व्यवस्था होती थी, और जो अन्न उत्पन्न होता था उसी अन्न से पूरे आश्रम का काम चलता था। और समय समय पर जो गुरु दक्षिणा से प्राप्त होते थे राजाओं के द्वारा या फिर बड़े पूंजीपतियों के द्वारा जो उस समय थे, उनसे उसकी पूरी व्यवस्था चलती थी। छात्रों के लिए कुछ कठिन नियम थे जीवन संबंधी, सादा जीवन व्यतीत करना था, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता था, नित्यादि कर्म से निपट के उनको शाम का संध्या हवन करना होता था, और उसके साथ साथ पुराने पाठ को जो दोहराना, फिर मैंने कहा चिंतन मनन निधिध्यासन विधियां थी, पुनरावलोकन, और अगले पाठ की तैयारी करनी होती थी। दिन में मध्याह्न भोजन का अवकाश होता था, और उसके बाद पुनः विद्या प्रारंभ होती थी, और सूर्यास्त के बाद पूजा होती थी, और फिर वे भोजन करके सो जाते थे। इस तरीके की पूरी उनकी दिनचर्या थी। ये बहुत ही कठिन दिनचर्या थी। मनु ने इसके बारे में उल्लेख किया है कि भोजन कैसा होना चाहिए? अल्प होना चाहिए। मांस मदिरा का पूर्णतः निषेध होना चाहिए। वेशभूषा का भी उल्लेख मिलता है, किस तरीके की वेशभूषा होती थी। इसमें दिया है कि ब्राह्मणों के लिए जो मेखला होती थी वो मूज की होती थी, क्षत्रियों के लिए जो मेखला होती थी वो तांत की होती थी, और वैश्यों के लिए जो मेखला होती थी वो ऊन की होती थी। और शरीर के नीचे के तल के नीचे के भाग को क्रमशः ब्राह्मण
सन से सन और क्षत्रिय रेशम से और वैश्य ऊन से ढकते थे, ऊन से बने हुए या उनसे बने हुए परिधान से वह ढकते थे। और शरीर के ऊपरी भाग को, कमर से ऊपरी भाग को ब्राह्मण काले मृग धारण करते थे, क्षत्रिय चित्तीदार मृग की खाल धारण करते थे और वैश्य बकरे की खाल से ढकते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। किसी भी तरीके का श्रृंगार पूर्णतया वर्जित था। छात्रों को किसी भी तरीके की श्रृंगार सामग्री का प्रयोग नहीं करना होता था। आचार विचार पे बहुत ध्यान दिया जाता था। किस तरीके के आचार विचार थे? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि से विरत रहना होता था और इन चीजों से विरत होकर के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था। आप देखिए कि कितना ही कठिन, एक तरीके से तपस्या जैसा उस समय का आचार विचार था, जैसा कि आज शायद हम कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए प्रायः गुरु शिष्य के संबंध जो थे वो बड़े ही मधुर थे, क्योंकि गुरु द्वारा निर्दिष्ट जो भी आचरण थे वह छात्र करता था। पूर्णतया अनुशासन में वो रहता था, गुरु के समीप रहता था, गुरु के सम्मुख रहता था, गुरु के आश्रम में रहता था, गुरु की नजरों के सामने रहता था और घर का पूरी तरीके से परित्याग करके आता था। गुरु ही उस समय उसके लिए सब कुछ था, उसी का दिशा निर्देश था पूरी तरीके से। तो लिहाजा वहां गुरु के ऊपर भी ये जिम्मेवारी थी कि छात्रों का भरण पोषण भी करना है, उनको ज्ञानार्जन भी कराना है और उनके व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास भी करना है, उनको इस योग्य भी बनाना है कि वो सामाजिक राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके, उनको देश के काम आ सके। तो इस तरह गुरु का भी एक उत्तरदायित्व था। तो दोनों में बड़े आत्मीय संबंध थे, बड़े मधुर संबंध थे। पिता और पुत्र जैसा व्यवहार होता था गुरु और शिष्य के बीच में और छात्र भी शिक्षक का हृदय से सम्मान करते थे और उनकी हर एक आज्ञा का पालन करते थे। जिस तरीके का परिवेश, जिस तरीके का ऐसा परिवेश गुरु और शिष्य का रिलेशन हमारे प्राचीन परंपराओं में मिलता है, यदि आज की परंपरा में इस तरीके का परिवेश हो, इस तरीके के उद्देश्य और आदर्श जीवन के हम आचरण अपना लें, तो शायद हमारे जो भारतीय परिवेश में आज जो क्राइसिस है वैल्यूज की, वह बहुत ही कम हो जाए और शायद न रह पाए। दंड का कुछ शारीरिक दंड जैसा कोई प्रावधान नहीं था, इस तरीके का उल्लेख नहीं मिलता। उसमें टोकना, समझाना, बुझाना, उपदेश देना, विधि सम्मत उनको उपदेश देना और अगर इससे भी नहीं कुछ कार्य सिद्ध हो पा रहा है तो प्रायः उनको एक समय का या एक दिन का उपवास छात्रों को कराया जाता था और यही दंड की व्यवस्था प्रचलित थी। इससे अधिक कुछ दंड का उल्लेख नहीं मिलता और शिक्षा पूरी तरीके से राज्य सरकार के नियंत्रण से मुक्त थी। कहीं भी ऐसा नहीं आता उल्लेख, पूरी तरीके से शिक्षा राज्य सरकार के नियंत्रण से मुक्त थी। ये सारी उपलब्धियां थी हमारे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम की, हमारे प्राचीन काल जो शिक्षा पद्धति थी जिसे वैदिक काल कहते हैं। तो ये सारी हमारी उपलब्धियां थी, इस तरीके की शिक्षण प्रविधियां थी, इस तरीके का जीवन आदर्श था। लेकिन उसमें कुछ दोष भी थे। वो दोष क्या थे? क्योंकि ब्राह्मणों का वर्चस्व था शिक्षा पर, तो लिहाजा लोक भाषा और धर्म निरपेक्ष विषयों की पूरी तरीके से उपेक्षा हुई। शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा हुई, उनको शिक्षा के लिए स्थान नहीं था। ये इसकी बहुत बड़ी इस काल की कमी मानी जाएगी और जनसाधारण को भी पूरी तरीके से शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाई थी। मैंने बताया कि बहुत ज्यादा अध्यात्म पे, आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी, धार्मिक वातावरण था
धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था जीवन में, छात्र जीवन में भी और पूरे गृहस्थ जीवन में भी। तो लिहाजा सांसारिक जीवन की उपेक्षा हुई, ये माना जाता है। धर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया था और विचारों की स्वतंत्रता का लगभग अभाव था, क्योंकि गुरु के दिशा निर्देशन में चीजें होती थी। कुछ अलग से कुछ आपको पढ़ने का नहीं था, कुछ अलग से आपको कहीं ध्यान करने का नहीं था, कुछ चिंतन करने का नहीं था, कोई लिपिबद्ध कुछ आपके पास ऐसी सामग्री नहीं थी कि जिसके द्वारा आप कुछ अत्यधिक पढ़ पाए और उसके अलावा उसके बाद फिर आप अपने विचार प्रकट कर पाए, कुछ अत्यधिक ज्ञान आप ले पाए। तो इसलिए माना जाता है विचार स्वतंत्रता का अभाव था। लेकिन इसके बावजूद मेरा ये मानना है कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो था, जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, वह आज भी हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है, यदि हम उस शिक्षा के जीवन और आदर्शों को मान लें, उस शिक्षा पद्धति के मूल में जाएं और जिस तरीके के जीवन शैली, जिस तरीके के आचार विचार, जिस तरीके के सदाचरण, जिस तरीके के जीवन के आदर्श उस समय बताए गए थे, यदि हम उसको अपने जीवन में ढालते हैं तो शायद आज जिस तरीके का कलुषित वातावरण हमारे महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में या हमारे पूरे जनसामान्य में प्रचलित है, उससे हम काफी हद तक निजात पा सकेंगे और हमारी शिक्षा व्यवस्था एक अच्छी पटरी पे चल सकेगी। धन्यवाद।